Hello guys, once again welcome to our YouTube channel Functionally Dysfunctional. So today we are going to study about rate of change, instantaneous speed. बेसिकली ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? बेसिक डिफरेंशिएशन के अंदर। पर मैं आपको उस वे में नहीं पढ़ाऊंगी जैसे काफ़ी सारी जगह पढ़ाया जाता है, बता देते हैं दैट डिफरेंशिएशन इज जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल इन रिस्पेक्ट टू अदर. दिस इज जस्ट स्लोप. आई स्टार्ट विद अ सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी इन योर माइंड. और मैं आपको यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज बिल्कुल नहीं बताने वाली. वी विल स्टडी व्हाई आर वी स्टडिंग डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स डिस्पाइट इट बीइंग अ मैथमेटिक्स टॉपिक. तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन. अगर मैं ये बोलूं कि एक कार है, ठीक है, और 100 किलोमीटर की उसकी टोटल जर्नी है और 2 घंटे में उसको वो कंप्लीट करनी है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हुई? एवरेज स्पीड देखो, ये कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है. दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर. राइट, बिल्कुल सही है. पर वो कार अगर 1 आवर 17 मिनट्स और 23 सेकेंड्स पे एग्जैक्टली उस इंस्टेंट पे कितनी तेज चल रही है, तो ये चीज मुझे एवरेज स्पीड नहीं दे सकती. उस 1 मिली सेकेंड पे स्पीडोमीटर क्या नंबर देगा मुझे? अब ये सवाल तो अलग है, बहुत अलग है. एवरेज स्पीड निकालना इजी है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. लेकिन एक एग्जैक्ट इंस्टेंट पे वो कैसे निकलेंगे? कोई एवरेज फॉर्मूला काम नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि एवरेज के लिए इंटरवल चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए हमें. इंस्टेंट पे सिर्फ एक ही पॉइंट होता है. ये एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम है जिसे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस ने 17th सेंचुरी में फेस किया था. और जो टूल उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया, दैट टूल इज डिफरेंशिएशन. एंड व्हाट इज दिस डिफरेंशिएशन? इट इज द मैथमेटिक्स ऑफ what's happening right now. Mathematics of what's happening right now. राइट नाउ का मतलब है किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या हो रहा है. तो आज हम डिफरेंशिएशन का वो कोर आइडिया समझेंगे बिना किसी फॉर्मल कैलकुलस के. कोई लिमिट्स का प्रूफ नहीं होगा, ठीक है. यहाँ पर कोई स्केरी नोटेशन नहीं है, सिर्फ एक पावरफुल आइडिया जो तुम्हें फिजिक्स में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का असली मीनिंग समझाएगा. एंड आई प्रॉमिस लेक्चर के एंड में तुम खुद वंडर करोगे कि लोग डिफरेंशिएशन से क्यों डरते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सो फिजिक्स इज अबाउट द थिंग्स दैट चेंज. सबसे पहले अगर मैं एक फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन लूँ, फिजिक्स में हम जो भी क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं वो ऑलमोस्ट सब चेंज करती हैं. रुक जाती हैं, फिर चली जाती हैं, तेज होती हैं, फिर स्लो हो जाती हैं, ऊपर जाती हैं या फिर नीचे आती हैं. ठीक है, तो फिजिक्स में आई हैव क्वांटिटीज दैट चेंज. क्या हो सकता है? पोजीशन हो सकती है. पोजीशन कब चेंज होती है? व्हेन माय ऑब्जेक्ट मूव्स. ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो फिर वेलोसिटी. अगर स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो गई तो फिर मेरे पास एक्सेलरेशन आती है. उसके बाद क्या पता फोर्सेस एक्ट करने लग जाए, मेरे पास टेम्परेचर का चेंज आ सकता है. हो सकता है प्रेशर में भी चेंज आ जाए, गैसेस में, या फिर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में चेंज आ जाए, इलेक्ट्रिक करंट में चेंज आ जाए, किसी भी सर्किट में.
सोचो अगर सब कुछ कांस्टेंट रहता, सेम पोजीशन, सेम वेलोसिटी, सेम टेम्परेचर, तो फिजिक्स बहुत ही बोरिंग हो जाती है ना। कोई इक्वेशंस नहीं चलती, कोई फोर्सेस इंटरेस्टिंग नहीं होते। फिजिक्स इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि सब कुछ चेंज करता है, और जैसे ही कुछ चेंज करता है एक सवाल नेचुरली आता है कि वो कितना चेंज हुआ, कितनी तेजी से चेंज हुआ, कितना चेंज, कितनी तेजी से चेंज हुआ है, और कब चेंज हुआ। ये तीन सवालों का जो आंसर है वो हमें देती है डिफरेंशिएशन हमारी। ठीक है, तो अभी इमेजिन करो एक स्टूडेंट है, वो सुबह सुबह लेट उठा, ठीक है। अब 30 मिनट्स में क्या हुआ कि उसको रेडी होके अपने स्कूल जाना है। तो वो अपने घर से स्कूल तक गया, और इस टाइम पर जो उसकी एवरेज स्पीड थी दैट वाज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। पर अगर तुम उसे ये पूछोगे क्या तुम्हारी स्पीड पूरे 30 मिनट सेम थी, तो बोलेगा ऑब्वियसली नॉट। सबसे पहले वो वॉक कर रहा था, दूसरे टाइम पर उसने एक ऑटो ले लिया, ठीक है। फिर ट्रैफिक में क्या हुआ, वो स्टॉप हो गया, ट्रैफिक की वजह से स्टॉप। पर हर एक देखो इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो एवरेज स्पीड हमें एक समरी देता है कि एक कंप्रेस डिस्क्रिप्शन है, लेकिन फिजिक्स में अक्सर क्या होता है, हमें ये जानना होता है कि हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, तभी हम फिजिक्स की इक्वेशन को राइट कर सकते हैं, फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं, और ट्रेजेक्टरीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सोचो अगर तुम सिर्फ एवरेज जानते हो, क्या तुम ये बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट कभी रुका, कब तेज हुआ, या कब उसकी डायरेक्शन बदली। सिर्फ एवरेज से कुछ नहीं बता सकते। सो वी कैन से दैट एवरेज हाइट all the details. अब फिजिक्स में जो लॉज होते हैं वो इंस्टेंटेनियस होते हैं, वो एवरेज नहीं होते। अगर हम न्यूटन के भी सेकेंड लॉ की बात करें, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो उस केस में ये कहता है कि किस एग्जैक्ट इंस्टेंट पे फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, नॉट एवरेज फोर्स। ना ही है ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन, एंड दिस इज नॉट द एवरेज मास। तो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज डिफरेंशिएशन से फिजिक्स का कोर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज रेट ऑफ चेंज, द हार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो, रेट ऑफ चेंज, ये फ्रेज सुनो और इसको फील करो। रेट मतलब कितनी तेजी से, चेंज मतलब कुछ चेंज हो रहा है, अलग हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज मतलब कितनी तेजी से कुछ बदल रहा है, कितनी तेजी से कुछ बदल रहा है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि मान लो मेरी फोन की जो बैटरी है वो 100% हुई, कहाँ से, 20% से, कितने टाइम में, इन 4 आवर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बैटरी क्या होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ बैटरी होगा 20 - 100। क्यों, क्योंकि जो 100 से 20 गई 4 आवर्स में, 20 से 100 में, दिस विल बी 20 - 100/4 विच इज इक्वल टू -80/4, यानी कि -2। मतलब हर एक 2 घंटे में मेरी 20% बैटरी कम हुई है, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, टेम्परेचर का या किसी का भी। अब हम स्टडी करते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज को। देखो, हमें बहुत अच्छे से पता है कि रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन टाइम, विच इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। अब अगर मैं यही कहूं कि मेरा पोजिशन है जो, दैट चेंजेस फ्रॉम x1 t1 x1 टू p2 t2 x2, इस केस में मेरे पास एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी।
that will be final position minus initial position अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। डेल्टा एक्स का मतलब है यहाँ पर हमारा पोजीशन चेंज और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम। अब इसकी रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, विच इज वेरी सिंपल। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर एक रनर है मेरे पास, उसकी पोजीशन है x is equal to 10 at t is equal to 2 seconds and x is equal to 40 meter at t is equal to 8 seconds। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, this is t1, this is x1, x2, t2, average velocity will be x2 minus x1 upon t2 minus t1 which will be equal to x2 कितना है 40 minus 10, 8 minus 2 that is 30 by 6 which is equal to 5 meter per second। अब इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि ऑन एन एवरेज जो पोजीशन है वो 5 मीटर हर एक सेकंड में बदल रही थी। ठीक है, तो ये है मेरे पास फिजिकल मीनिंग किसी भी एवरेज रेट ऑफ चेंज का। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि दो पॉइंट्स में के बीच में होता क्या है। देखो, अब वो चीज जो एवरेज नहीं बता सकता कि रनर जब 2 सेकंड से 8 सेकंड तक गया, उसकी स्पीड हर सेकंड सेम थी क्या? हो भी सकता है कि यार पहले वो फास्ट हो फिर वो स्लो हो जाए, या फिर पहले वो स्लो है फिर वो फास्ट हो जाए। अगर एवरेज या फिर बीच में वो रुका है, कुछ भी हो सकता है। अगर एवरेज देखो 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, उस एक सेकेंड पे उसकी स्पीड कितनी थी, ये तो सोचने वाली बात है। तो अब क्या करते हैं, एक बनाते हैं अपना पोजीशन टाइम ग्राफ। दिस इज x, दिस इज t। तो x एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं एज यूजुअल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ अपनी पोजीशन लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45, और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके 50 तक ले लेते हैं, एंड दिस इज 50, दिस इज माय एक्स। ठीक है, अब एक स्ट्रेट ए पॉइंट लेते हैं हम अपना, एक 2,10 पर एक पॉइंट लेते हैं, लेट दिस पॉइंट बी ए 2,10, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 8, ये 40 पे, इसको बी पॉइंट लेते हैं 8,40। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं, ये कुछ ऐसे रफ मेजरमेंट्स ही है ये, तो इनको प्लीज ना वो मत करना, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन आया, अब ये मेरे पास एवरेज की स्टोरी आ गई, लेकिन एक्चुअल मोशन हो सकता है शायद कर्व था, कब रनर फास्ट चला कब स्लो चला, ये एवरेज नहीं बताएगा। इसके लिए हमें एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए, एंड दैट डिफरेंट अप्रोच इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब चलते हैं, एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट आइडिया है हमारे पास। अगर एवरेज इतने बड़े इंटरवल पे एक्यूरेट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरवल को छोटा कर सकते हैं। फिर से हम पोजीशन टाइम ग्राफ लेते हैं, दिस इज एक्स ग्राफ, दिस इज टी ग्राफ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दो पॉइंट्स मार्क कर दूं, ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट, बी पॉइंट मेरा ये है। ठीक है, अब अगर मैं इसके इंटरवल को छोटा करना चाहूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले आती हूँ, ये होगा मेरा सी पॉइंट। अब अगर मैं इस इंटरवल को और छोटा कर दूँ, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ ला सकती हूँ, अगर और छोटा कर दूँ तो यहाँ, और छोटा करना चाहूँ तो कोई पॉइंट यहाँ ले सकती हूँ, और छोटा करना चाहूँ तो कोई पॉइंट यहाँ ले सकती हूँ। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे इंटरवल छोटा होता जा रहा है ना, एवरेज इंक्रीजिंगली हमारे पास एक्यूरेट आती जाएगी, और जब इंटरवल बिल्कुल इनफाइनाइट सिमिली छोटा होगा, विच इज दिस वन केस, इनफाइनाइट सिमिली छोटा, तब एवरेज कन्वर्ट हो जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू में।
और वो इंस्टेंट का स्लोप, कर्व पे टेंजेंट लाइन का स्लोप, वही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। ये आइडिया ही डिफरेंशिएशन का कोर है। हम फॉर्मली लिमिट नहीं लिखते, लेकिन ये विजुअल आइडिया याद रखते हैं कि स्मॉलर इंटरवल मीन्स मोर एक्यूरेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो आप भी इसको अपनी नोट्स में लिख लो, स्मॉलर इंटरवल मीन्स मोर एक्यूरेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब इस इंसाइट ने न्यूटन और लीबनीज को 17th सेंचुरी में कैलकुलस इन्वेंट करने पर मजबूर कर दिया था। दोनों इंडिपेंडेंटली ऑलमोस्ट सेम टाइम पे सेम कंक्लूजन पे पहुंचे थे। फिजिक्स की प्रॉब्लम, स्पेशली प्लेनेटरी मोशन, ने इस टूल की जरूरत को क्रिएट किया। ठीक है, डिफरेंशिएशन फिजिक्स की जरूरत से जन्मी थी, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स से नहीं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट इन फिजिक्स। अब देखो, slope is the rate of change. Now we are going to connect graphs to the derivatives. अब लेक्चर 7 में, इससे पहले लेक्चर में, वी हैव लर्नड अबाउट द स्लोप। आज उसे कनेक्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। ये कनेक्शन फिजिक्स में सबसे पावरफुल रहने वाला है। तो स्लो, स्लोप नहीं, स्लोप ऑन अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दिस इज स्लोप, एंड हम बनाते हैं अभी अपना एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ। ठीक है, तो इधर हम लेते हैं 1, दिस इज माय ओरिजिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, और इस साइड आई एम गोइंग टू हैव 5 10 15 20 25 30। फर्स्ट पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 1,5 पे। इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, 1,5। सेकेंड पॉइंट वी आर गोइंग टू टेक एट 5,25। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, फाइनली ढंग से ज्वाइन हो गई है मेरी लाइंस। ओह माय गॉड, 5,25। अगर मुझे इस लाइन की स्लोप चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू राइज बाय रन। राइज कितना है? 25 माइनस 5। रन कितना है? 5 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 20/4, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके थे कि स्लोप ऑफ अ पोजीशन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, और स्लोप कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है जहां पर देयर इज नो एक्सेलरेशन। अब एक एक्सेलरेटिंग कार की पोजीशन टाइम ग्राफ सोचो, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो कोई कर्व होता है। ठीक है, और कर्व पे एक प्रॉब्लम होती है। ये सोचो कि कर्व पे स्लोप क्या है। एक पॉइंट चूज करो और उसकी स्लोप बताओ। सोचो, अगर मैं कोई भी कर्व ले लूं, कुछ ऐसा 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 करके भी है, तो ये भी कर्व मुझे किसी एक इंस्टेंट पे बताना है कि इस पोजीशन टाइम ग्राफ पे मेरी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। अब ये एक प्रॉब्लम है, कर्व पे स्लोप डिपेंड्स ऑन विच टू पॉइंट्स डू यू पिक, राइट। ए से बी का स्लोप अलग है, बी से सी तक का स्लोप अलग होगा, तो स्लोप ऑफ अ कर्व का कोई सिंगल आंसर तो नहीं होगा हमारे पास, जब तक हम स्पेसिफाई नहीं करते कि हमें कहाँ की स्लोप चाहिए। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। अब हम बनाते हैं एक एक्स टी ग्राफ। दिस इज एक्स, दिस इज टी। ओके, ये है मेरा एक पैराबोलिक कर्व। Let this point be A, let this point be B, and let this point be C. अब एक मैंने लास्ट टाइम में ये बताया था कि टेंजेंट भी नाम की चीज होती है ना, टेंजेंट नाम की भी एक चीज होती है, और हमें इस लाइन का स्लोप निकालना होता है जो इस पॉइंट को बस टच करके जा रही है। अब अगर मेरे पास इस टेंजेंट की वैल्यू आ गई,
टेंजेंट एट ए will be equal to velocity at point A. टेंजेंट मुझे क्या देता है? स्लोप। और स्लोप क्या है? स्लोप है राइज बाय रन। अब देखो, टेंजेंट लाइन जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, वो स्ट्रेट लाइन जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाती है, उसकी स्लोप वहां की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताती है। और ये हर पॉइंट पे अलग होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हर एक इंस्टेंट पे अलग स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब स्टडी करते हैं अपनी इस टेंजेंट को। तो एक काम करते हैं, सेम ग्राफ लेते हैं। सेम हमने एक्स टी ग्राफ ले लिया। दिस इज माई एक्स, दिस इज माई टी, this is point A, this is my point B, and this is my point C. चलो अब इन पे इनके रिस्पेक्टिव टेंजेंट्स बना देते हैं। ये बन गया इन सारे पॉइंट्स पे इनका टेंजेंट। अब एक चीज नोटिस करो, जैसे कर्व मेरी स्टीप होती जा रही है, टेंजेंट भी स्टीप होती जा रही है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अब अगर मेरी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो मतलब वहां पर मेरे पास एक्सेलरेशन आ रही है, और ये सब सिर्फ ग्राफ से दिख रहा है, मैं इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर रही, ये भी चीज याद रखो। एंड वन कीप वन थिंग इन योर माइंड, टेंजेंट स्लोप is equal to velocity at that instant. तो जेई मेंस में क्या होता है, फ्रीक्वेंटली हमारे पास पोजीशन टाइम्स ग्राफ आ जाते हैं और हमें उसमें कर्व्स दिए होते हैं, और किसी भी एक पॉइंट पर हमसे वेलोसिटी पूछी जाती है। वहां पर कुछ नहीं करना, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ना उसकी टेंजेंट ले लो और उसकी स्लोप फाइंड आउट कर लो, क्योंकि लाइन की स्लोप तो हमें फाइंड करनी आती है। बस इसमें यही है। अब वो नोटेशन को देखते हैं जो शायद सब लोगों को स्केरी लगती है। देखो, इसको एक सेकंड के लिए सिर्फ वर्ड्स में सुनना और कोई फॉर्मूला मत सोचना। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, बस देखो मैं बता क्या रही हूं। मैं लिखती हूं dx बाय dt v। दिस इज वेरी स्मॉल चेंज in x, and this is very small change in time. मैंने आपको यहाँ पीछे एक जगह एक्सप्लेन किया था, चलो उसी स्लाइड पे चलते हैं। अगर मैं ये दो पॉइंट्स बहुत क्लोज ले रही हूँ तो इनके बीच जो चेंज होगा वो इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल हो जाएगा, और वो मुझे क्या बताएगा, किसी भी चीज का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो अगर मेरा टाइम भी बहुत छोटा हो गया, विच मीन्स इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल हो गया है, ठीक है, और जो मेरा एक्स है वो भी बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो वहां पर मुझे क्या मिलेगा, इसका रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो अब देखो dx बाई डी टी, यहाँ dx और dt ये सिर्फ एक रेशो है। जैसे डेल्टा x ओवर डेल्टा t था ना, वैसे एवरेज वेलोसिटी का, वैसे ही हम यहाँ dx और dt यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों का इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है। हो सकता है कि ये जो टाइम का इंटरवल हो वो 0.000000001 सेकेंड्स का हो। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट चेंज आ जाता है। अब वेलोसिटी है क्या, वो यही है कि पोजीशन कितनी तेजी से चेंज हो रही है, और dx बाई dt एग्जैक्टली यही बताता है हमें पोजीशन का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। So this is not any mystery, it's just a general calculated thing, nothing else. अब हम एक बारी, अब एक्सेलरेशन, सेम क्वेश्चन, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है मैथमेटिकली, हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt,
राइट अब ये जो dv है यहाँ पे, दिस इज स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी. This dt is small change in time. तो अगर मुझे v की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा, v विल बी इक्वल टू dx बाई dt, जो हम ऑलरेडी समझ के आ गए हैं. जब मैं इसको लिखूंगी एक्सेलरेशन को, आई विल गेट डी डी टी ऑफ dx बाई dt, which will be d square x by dt square, d square t square. तो अभी एक चेन है, पोजीशन से एक बार डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन मिल गई. ये चेन जो है ये फिजिक्स का पूरा काइनेमेटिक्स कनेक्ट कर देती है, और इसमें हमारे पास कुछ नहीं है. अब इमेजिन करो यार, अगर तुम लोग एक कार में हो, ठीक है, आपकी जो पोजीशन है वो हर सेकंड चेंज कर रही है. पोजीशन चेंज होने से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी अगर हर सेकंड चेंज कर रही है तो फिर आपके पास एक्सेलरेशन आएगी. आपको ये एक्सेलरेशन फील कैसे होती है, जब आपकी सीट पे कोई धक्का लगता है, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है ना, यू डोंट फील एनी काइंड ऑफ पुश. एट दैट टाइम इट्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी. सो दिस इज अ फिजिकल चेन. Position change, velocity, velocity change, acceleration. So dx by dt is equal to v and a is equal to dv by dt. तो मैथ्स आपकी फिजिकल एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है. अब अगर एक बॉल है, उसको मैं ऊपर फेंक दूंगी, ठीक है, ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है. बॉल पीक पे जाके क्या करती है, पीक पे जाके जो उसकी वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, इसीलिए वो दोबारा नीचे रिटर्न करती है. पीक पे वेलोसिटी जीरो तो हुई, पर उस टाइम पर उस बॉल के पास एक एक्सेलरेशन भी होती है. एक्सेलरेशन एक्ट करती है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. तो ये अब देखो एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है जो मैंने आपको ये एग्जांपल से बताया, वो ये कि वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि मेरी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगी. ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं की है. एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज कैसे कर रही है. अगर वेलोसिटी खुद भी जीरो है, वो फिर भी चेंज, मतलब हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई जो चेंज है वो जरूर आया हो. ठीक है, अब क्या है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक कॉमन मिस्टेक करते हैं. अकॉर्डिंग टू मोस्ट स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होनी चाहिए, विच इज रॉन्ग. ऐसा नहीं होता. ये बॉल अपनी पीक पे जब जाती है, जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं, वो पीक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी तो जीरो होती है, पर उसके पास एक एक्सेलरेशन होती है विच एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, अब क्या करते हैं, एक स्पीडोमीटर सा बना लेते हैं. अगर मैं इसको 60 की तरफ पॉइंट कर दूं, ये यार एक तो, अगर मैं इसको ऐसे 60 की तरफ पॉइंट करूं, ये तो ना मेरा पेन नहीं ढंग से चल रहा. हम्म, ये मैंने इसको ऐसे मार्क कर दिया, चलो अब सही है. ये अब 60 की तरफ पॉइंट कर रहा है. तो किसी भी पॉइंट पर अभी अभी जो मेरा dx बाई dt है, दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, है ना. पर अगर मेरी स्पीड कुछ टाइम बाद यहाँ पर पहुंच गई, तो ये जो हो जाएगा उस पॉइंट पर, ये हो जाएगा उसका रेट ऑफ चेंज. अब एक चीज याद रखो, जो स्पीडोमीटर मुझे बताता है ना, वो किसी एग्जैक्ट इंस्टेंट पे dx बाई dt बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर स्पीडोमीटर की नीडल एक सेकंड में 60 से 70 की तरफ गई है, तो वो चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन है. तुम्हारा स्पीडोमीटर एक कैलकुलस इंस्ट्रूमेंट है, रिमेंबर दिस. स्पीडोमीटर इज अ कैलकुलस इंस्ट्रूमेंट.
ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज कनेक्टिंग ग्राफ्स विद डेरिवेटिव्स। अब सब कुछ एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, ग्राफ प्लस रेट ऑफ चेंज प्लस डेरिवेटिव। एक एक्सटी ग्राफ बनाते हैं, एक्स एन टी। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 0 से लेकर 3 सेकेंड तक एक काम करते हैं, इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रख देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। उसके बाद सेकंड सेगमेंट के लिए हम लोग t इज इक्वल टू 3 से 5 तक, 3 से 5 तक हम इसकी जो वेलोसिटी है उसको कर देते हैं 0। उसके बाद 5 से 8 तक हम इसको एक कर्व बना देते हैं। 5 से 8 तक वी आर गेटिंग अ कर्व, and after that this is increasing till 10। अब एग्जाम्स में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अब देखो, ये एक कंप्लीट मोशन स्टोरी है। सेगमेंट 1 स्ट्रेट पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यहां पर आ जाएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड वाले में देखो, जीरो वेलोसिटी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। थर्ड में कर्व स्टीप होता जा रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, थर्ड में क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव स्लोप है। और ये सारा एनालिसिस बिना किसी फॉर्मूले के सिर्फ स्लोप से रीडिंग लेके dx बाई dt फाइंड आउट करके हमने निकाल दिया है। अब एक वीटी ग्राफ से हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं। देखो, वीटी ग्राफ से रीडिंग लेनी बहुत ही ज्यादा इजी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ से लेते हैं, वी एंड। पर दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस तो हैं। जैसे जब हमारा एक्सटी ग्राफ होता है और हम ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना। तब हमारे पास क्या आता है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। पर अगर मेरे पास वीटी ग्राफ में कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका मतलब होता है दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हैं छोटे छोटे जो वीटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ में हो जाते हैं। इनको हम ज़्यादा डिटेल में काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि तब हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं उसको एक अपनी डेरिवेटिव्स की चेन समझ लेते हैं। देखो, dx बाई डी टी विल गिव मी वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गई, फिर मैं dv बाई डी टी करूंगी, आई विल गेट एक्सेलरेशन। अगर मैं dA बाई डी टी कर दूँ, आई विल गेट जर्क। दिस इज अ न्यू क्वांटिटी। ये वैसे तो पूछा नहीं जाता, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ रेफरेंस आप इसको समझ सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन करनी कैसे है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, और वो जो रूल्स है ना, वो जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तभी समझ लेंगे कि वो क्या क्या रूल्स है, और बहुत ही सिंपल रूल है। अब मैंने ये लेक्चर पूरा फिजिक्स ओरिएंटेड इसीलिए बनाया है ताकि हम यहाँ पर रूल्स नहीं सीख रहे थे मैथमेटिक्स के जो होते हैं। वी वर जस्ट लर्निंग कि हम उसको यूज क्यों कर रहे हैं अपनी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन को। सो दिस वाज माय कंप्लीट डेरिवेटिव चेन। ज्यादा डिटेल में काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। अब चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 5-6 क्वेश्चंस होंगे, उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि ड्रॉ पोजिशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन विद स्लोप 4। Okay, what is the velocity, what is acceleration? देखो, ग्राफ ड्रॉ करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। स्लोप दी है 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि एक्स टी ग्राफ है और मेरी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी वो तो जीरो होगी ना, क्योंकि व्हाट इज वेलोसिटी एक्सेलरेशन, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बहुत सिंपल। नाउ ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ओके, v is equal to 30 meter per second at t is equal to 0. Falling to v is equal to 0 at t is equal to 6 seconds. We have to find the acceleration. चलो ग्राफ बना लेते हैं।
ये है 30 एंड दिस इज 0। ये हो गया मेरा 6, ये हो गया 0। ये मैंने वीटी ग्राफ बनाया। अब मुझे चाहिए क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम इनिशियल टाइम। ये मेरे पास आ जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, पर जो मेरी एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आई है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो पीछे जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्लो डाउन कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट है ड्रॉ अ पोजिशन टाइम ग्राफ upward parabola. Mark 2 points at t is equal to 1 second and b at t is equal to 4 second. At point A is the velocity greater than or less than? ये कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने टेंजेंट वाले टॉपिक में। तो हमें बनाना है एक पोजीशन टाइम ग्राफ। ये मैंने बना दिया। ये है x इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ये है x इज इक्वल टू 4 सेकेंड में। यहाँ पर मेरे पास ये है स्लोप, यहाँ पर जो है स्लोप वो मेरे पास ये है। तो जो स्लोप मतलब देखो, ज्यादा स्टीप स्लोप कौन सी है? ज्यादा स्टीप तो ये है, दिस इज लेस स्टीप। मतलब स्लोप एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट बी, क्योंकि हमने टेंजेंट से पता कर लिया। तो ऑब्जेक्ट जो है वो बी वाला पॉइंट पे इट विल हैव स्मॉलर वेलोसिटी। Okay, a body can have zero velocity and non-zero acceleration simultaneously. ये बिल्कुल सही है, ये हमने देखा है वो बॉल अपवर्ड थ्रोइंग वाले केस में। अगर मैं बॉल को नीचे से उठा के ऐसे ऊपर फेंकूंगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। ये भी सही है। वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। तो ये दोनों सही है, पर रीजन इसका करेक्ट आंसर नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नीट में बहुत आसानी से आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप खुद सॉल्व करना है। एंड इफ यू आर स्टक एनीवेयर देन फील फ्री टू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। अब हम फाइंड करते हैं। अब ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसने क्या किया है, मुझे एक एक्सप्रेशन दे दिया है 4t+3। अब यहां से हमारे पास निकलते हैं डेरिवेटिव्स के रूल्स भी। सबसे पहले वेलोसिटी, आई नो वेलोसिटी इज dx by dt, ddt of 4t+3। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट आउट कर देंगे। ddt of 3, जो यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लायर होता है ना वेरिएबल से, वो बाहर आ जाता है। 4 dt ऑफ बाई dt एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। अगर कांस्टेंट है कोई चीज तो उसमें कितना चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, और ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आया दैट इज 4, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू 4। नाउ इफ आई हैव टू लुक एट कि मेरी एक्सेलरेशन कितनी हो गया है, एक्सेलरेशन इज dv by dt, पर जो मेरी वेलोसिटी है वो तो आ गई है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। आंसर खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। See, position of a particle is given by 5t square. We have to find velocity. Velocity is dx by dt. d dt of 5t square. अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड कर रही हूं किसी भी nth पावर ऑफ x का, d dx of x to the power n, ये आ जाएगा n x n डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n-1। n यहाँ पर इसकी पावर है, तो यहाँ पर 5 तो बाहर आ जाएगा।
2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगी, डी डी टी ऑफ टी, आई विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो मेरी वेलोसिटी आई है वो आई है कांस्टेंट यहाँ पर, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन है क्या एक्चुअली में? देखो इसमें बस यही है कि मुझे किसी एक पॉइंट पर, एक कर्व पे, किसी भी या लाइन पे किसी एक पॉइंट पर जाके स्लोप फाइंड आउट करनी है, इतना ही है, इतना सिंपल है डिफरेंशिएशन। एक कर्व पे एक एग्जैक्ट पॉइंट पे स्लोप निकालना, वो स्लोप टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। फिजिक्स में अगर मेरे पास एक्सटी ग्राफ है तो उसकी जो स्लोप होगी वेलोसिटी देगी, वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देगी। ये सिर्फ डेफिनेशंस हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, तो इसमें कोई भी एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। और वो ओपनिंग सवाल की कार की 1 घंटे 17 मिनट्स और 23 सेकंड्स पे एग्जैक्ट स्पीड कितनी होगी, वो हमें स्पीडोमीटर से मिलती है, जो हर इंस्टेंट पे हमें dx/dt कैलकुलेट करके दे रहा होता है मैकेनिकली। अब एक रोटेटिंग व्हील से एक नीडल डिफरेंशिएशन हैपनिंग पता कर रहा है कि आपकी कार में कितनी हो रही है। दिस इज रियली क्रेजी। तो काइनेमेटिक्स का जो पूरा चैप्टर है वो डिफरेंशिएशन पे ही बेस्ड है। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया हमारा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब डिफरेंशिएशन के ही कंसिक्वेंसेज है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, ये कहता है कि नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन विच इज डीवी बाई डी टी। एस एच एम में देखो डिस्प्लेसमेंट साइनोसोइडल है, वेलोसिटी उसका डेरिवेटिव है, एक्सेलरेशन उसका डबल डेरिवेटिव है, हर जगह डिफरेंशिएशन, हर जगह स्लोप, हर जगह रेट ऑफ चेंज। तो बस यही है पूरे डिफरेंशिएशन के लेक्चर में। डिफरेंशिएशन इज नथिंग, इट्स जस्ट स्लोप। बाकी डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, उनको आप खुद स्टडी कर लीजिएगा। आई जस्ट हैव एक्सप्लेन्ड यू कि what is actually in the फिजिक्स, वाई वी आर यूजिंग डिफरेंशिएशन इन द फिजिक्स, और इसके जो रूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस लेक्चर। आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।